प्रधानमंत्री ने बजट के बाद आज गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अंतर्गत अवसंरचना और निवेश विषय पर आयोजित वेबिनार को किया संबोधित। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और रेल मंत्री ने नई दिल्ली से किया रवाना। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने प्रधानमंत्री से की मुलाकात, भारत में हो रहे विकास कार्यों की सराहना की। और विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा जारी, विपक्ष ने सुराजी गांव योजना, पेसा कानून और बढ़ते अपराधों का मामला उठाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस वर्ष पेश किए गए बजट से देश में बुनियादी ढांचा क्षेत्र के विकास दर तेज होगी। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे का विकास किसी भी देश की प्रगति का एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ होता है। श्री मोदी ने आज प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अंतर्गत अवसंरचना और निवेश व्यवस्थागत दक्षता संवर्धन विषय पर आयोजित वेबिनार में ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार ने बुनियादी ढांचा विकास के लिए आगामी वर्षों में 110 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा है। श्री मोदी ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले प्रतिवर्ष केवल 600 किलोमीटर पटरियां बिछाई जाती थी, जो बढ़कर 4000 किलोमीटर प्रतिवर्ष तक हो गई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हवाई अड्डों की संख्या और पत्तनों की क्षमता भी दोगुनी हुई है। श्री मोदी ने कहा कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का विकास बुनियादी ढांचे के विकास से ही होता है और इसी अवधारणा को कार्यरूप देकर भारत 2047 तक विकसित देश बनने का लक्ष्य प्राप्त कर लेगा। आज नेशनल हाईवे का एवरेज एनुअल कंस्ट्रक्शन 2014 से पहले की तुलना में लगभग 2 गुना हो चुका है। उसी प्रकार से 2014 से पहले हर साल 600 रूट किलोमीटर रेल लाइन का बिजलीकरण होता था, इलेक्ट्रिफिकेशन होता था। आज ये लगभग 4000 रूट किलोमीटर तक पहुंच रहा है। अगर हम एयरपोर्ट की तरफ देखें तो एयरपोर्ट की संख्या भी 2014 की तुलना में 74 से बढ़कर के 150 के आसपास पहुंच चुकी है, यानी डबल हो चुकी है। यानी 150 एयरपोर्ट इतने कम समय में पूरे होना। उसी प्रकार से आज जब ग्लोबलाइजेशन का युग है तो सी पोर्ट का भी बहुत महत्व होता है। हमारे पोर्ट्स की कैपेसिटी ऑगमेंटेशन भी पहले की तुलना में आज लगभग 2 गुनी हो चुकी है। साथियों, हम इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण को देश की इकोनॉमी का ड्राइविंग फोर्स मानते हैं। श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री गतिशक्ति मास्टर प्लान के परिणाम अब दिखने लगे हैं और सरकार ने उन व्यवस्थागत कर्मियों की पहचान की है जो इस योजना के कार्यान्वयन में बाधक थी। उन्होंने कहा कि इस वर्ष प्रस्तुत बजट में 100 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को प्राथमिकता दी गई है और 75,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली से रवाना किया। इसका उद्देश्य जन औषधि केंद्रों पर जेनरिक दवाओं की उपलब्धता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। ये ट्रेन 2 महीने के भीतर 4 राज्यों के 184 स्टेशनों से होकर गुजरेगी। इस तरह की एक और ट्रेन पुणे से दानापुर के बीच चलाई गई है, जो 4 राज्यों से होकर गुजरेगी। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि जन औषधि केंद्रों पर गुणवत्तापरक दवाएं कम कीमत पर उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि कुछ बड़े रेलवे स्टेशनों पर भी जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने एक बार कहा था कि देश के कोई गरीब लोग बिना दवाई मिलने से उसके यहाँ मृत्यु की नौबत नहीं आनी चाहिए। देश के सभी नागरिकों को सस्ती दवा मिले, क्वालिटी दवा मिले, उसके लिए 9000 से अधिक जनऔषधि केंद्र आज देश में खुले हुए हैं। सस्ती और क्वालिटी मेडिसिन लेने के लिए
डेली 12 लाख से अधिक लोग जन औषधि केंद्र की मुलाकात लेते हैं। आज देश में जन औषधि सप्ताह के उपलक्ष्य में जन औषधि का प्रचार प्रसार हो, सस्ती जेनेरिक मेडिसिन का प्रचार प्रसार हो, इसलिए रेलवे के द्वारा भी एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि देश के सभी बड़े रेलवे स्टेशनों पर जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। देश के बड़े रेलवे स्टेशन हैं उन सब पर जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। जैसा कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने अभी बताया, जन औषधि केंद्र पे बहुत ही कम कॉस्ट पे बहुत अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन मिलती है, जो कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि हमारे सामान्य नागरिकों को उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छी से अच्छी सुविधाएं मिले। गौरतलब है कि देश में इस समय 9,000 से अधिक जन औषधि केंद्र हैं, जहां बड़े ब्रांड की तुलना में 50 से 90% कम कीमत पर दवाएं मिलती हैं। सरकार ने इस वर्ष जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 10,000 करने का लक्ष्य रखा है। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स कई दिनों से भारत यात्रा पर हैं। कल उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। पेश है इस पर एक रिपोर्ट। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स कई दिनों से भारत के दौरे पर हैं। बिल गेट्स ने नई दिल्ली में शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बिल गेट्स ने अपनी भारत यात्रा के दौरान सरकार के द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों की जमकर प्रशंसा की है। बिल गेट्स ने अपने ब्लॉग में भारत के कोविड-19 प्रबंधन, टीकाकरण अभियान, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जैसे अभियान की सराहना की। बिल गेट्स ने अपने ब्लॉग में लिखा कि ऐसे समय में जब दुनिया के सामने बहुत सी चुनौतियां हैं, भारत जैसी गतिशील और रचनात्मक जगह की यात्रा करना प्रेरणादायक है। बिल गेट्स ने लिखा कि भारत के पास बड़ी मात्रा में सुरक्षित, प्रभावी और सस्ते टीकों के निर्माण की अद्भुत क्षमता है। भारत में बने टीकों ने दुनिया भर में लाखों लोगों की जान बचाई और दुनिया भर में अन्य बीमारियों को रोका है। भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली ने कोविड टीकों की 2.2 बिलियन से अधिक खुराकें वितरित की है। बिल गेट्स ने आगे लिखा है कि कोरोना महामारी के दौरान भारत में 20 करोड़ महिलाओं समेत 30 करोड़ लोगों के खाते में डिजिटल पेमेंट के जरिए धन मुहैया कराया गया। ऐसा आधार और डिजिटल बैंकिंग की वजह से संभव हो सका है। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक ने मोदी सरकार की गति शक्ति योजना की भी तारीफ की है। बिल गेट्स ने अपने ब्लॉग में लिखा कि भारत का गति शक्ति प्रोग्राम इस बात का उदाहरण है कि कैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी सरकारी काम को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। यह रेल और सड़क सहित 16 मंत्रालयों को डिजिटल रूप से जोड़ता है ताकि वे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए अपनी योजनाओं को एकीकृत कर सके। बिल गेट्स ने कहा कि भारत को G20 देशों की अध्यक्षता मिली है और ये उसके लिए सुनहरा मौका है। बिल गेट्स ने टीबी, फाइलेरिया समेत अन्य खतरनाक बीमारियों से लोगों को बचाने के लिए लाई गई योजनाओं पर भी प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। बिल गेट्स ने भारत में शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे कार्यों पर अपने ब्लॉग में लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी से शिक्षा के क्षेत्र में भी मेरी बातचीत हुई। जिस तरह मोदी सरकार ने भारत के कोने कोने तक शिक्षा के प्रसार के लिए काम किया, उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी हुई बातचीत का हवाला देते हुए लिखा कि साफ ऊर्जा तकनीक की दिशा में भी भारत बड़ी भूमिका निभा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स से मुलाकात पर प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री गेट्स के एक ट्वीट के जवाब में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने श्री गेट्स के साथ कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री बिल गेट्स एक बेहतर विश्व के लिए सतत प्रयासरत हैं और इसके परिणाम दिखने भी लगे हैं। विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा जारी है। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने सदन में मंत्रियों की गैर मौजूदगी को लेकर सरकार को घेरते हुए कहा, सुराजी गांव योजना के क्या मापदंड हैं। श्री चंद्राकर ने पेसा कानून, खेलों के आयोजन और बढ़ते अपराधों को लेकर भी सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की। मुख्यमंत्री ने जवाब दिया, लेकिन विपक्ष संतुष्ट नहीं हो पाया। वहीं बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी ने केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया। विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री चंद्राकर ने बताया कि सरकार सुराजी योजना और अन्य मुद्दों पर ठोस रूप से जवाब नहीं दे पा रही है। ये पूरा दस्तावेज रिपीटेड है, कोई भी नई बात उसमें कही नहीं गई है। यह सरकार की क्षमता समाप्त हो चुकी है। ये तथाकथित जितना बदतर प्रदर्शन करना है वो कर चुके हैं। मैंने कहा सुराजी गांव में आप बताइए मुझको, एक कॉन्सेप्ट पेपर विधानसभा में रखा गया, इसीलिए मैंने कहा जुआ होता है, सट्टा होता है, वह शराब बिकता है, वो गांव सुराजी गांव माना जाएगा क्या? क्या है मतलब उसका?
संस्कृति में बात कर रहे हैं राम वनगमन पथ में, बताए ना कौन से दस्तावेज में राम भगवान गए थे चंदखुरी, चंपेश्वर महादेव को वनगमन परिपथ में शामिल करेंगे, कुछ भी बोल दे। वहीं श्री मंडावी ने पत्रकारों से कहा कि उन्होंने केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली से मुख्यमंत्री को अवगत कराया है कि किस तरह वो कांग्रेस प्रतिनिधियों को परेशान कर रही है। उन्होंने कहा कि वे शीघ्र ही केंद्रीय गृह मंत्री को भी पत्र लिखेंगे। अभी फिलहाल तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है, उसके बाद देश के गृह मंत्री को भी पत्र लिखेंगे कि केंद्रीय जो एजेंसियों के द्वारा बस्तर में चुनाव को प्रभावित करने के उद्देश्य से और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को डराने धमकाने का प्रयास किया जा रहा है, उन्हें चुप कराने का प्रयास किया जा रहा है और साथ ही भाजपा के पक्ष में एक माहौल बनाने का काम वहां पर किया जा रहा है। जी मुझे अभी तक कोई बुलाया नहीं गया, लेकिन मेरे जो कार्यकर्ता हैं, मेरे जो समर्थक हैं, उन्हें बार बार इस तरीके से परेशान करने का काम किया जा रहा है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक आलोक कुमार ने आज दुर्ग रेलवे स्टेशन का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने रेलवे कर्मचारियों से बातचीत भी की। इसी दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए श्री कुमार ने बताया कि भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा सोलर प्लांट भिलाई के निकट लगाया जा रहा है। इसकी क्षमता 50 मेगावाट है। ये शीघ्र ही कार्य करना शुरू कर देगा। दुर्ग के बिल्कुल नज़दीक भिलाई में 50 मेगावाट का हमने करीब तैयार कर लिया है और शीघ्र उसे हम चालू करेंगे। 50 मेगावाट बहुत बड़ा होता है और इसके लिए आप जानते हैं कि जो हमारा एरिया होता है उसमें कुछ हमारी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट होती हैं। एरिया दिखाई देता है, वहाँ लाइन होती हैं, वहाँ आने जाने के लिए ट्रक, आदमी, स्कूटर, ये सब पार्किंग, ये सब सुविधाएँ होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो खाली एरिया है कि वो सब उसमें सोलर लगा दिया जाए। हाँ, हम जहाँ जहाँ संभव हो सक रहा है छतों पर और जहाँ हमारे पास ऐसी भूमि है जिसका इमीडिएट हमें यूज़ नहीं है वहाँ बना रहे हैं। और जैसा मैंने आपको बताया 50 मेगावाट जो पूरी भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा होगा। श्री कुमार ने कहा कि दुर्ग रेलवे स्टेशन में यात्री सुविधाओं के लिए प्रस्ताव बनाया गया है। अब इसमें ये प्रस्तावित है कि दुर्ग स्टेशन का रीडेवलपमेंट करेंगे, लेकिन प्रस्ताव जाएगा रेल मंत्रालय, वहाँ से स्वीकृति मिलेगी। उसके बाद ये निश्चित हो पाएगा कि यहाँ पर क्या होगा, कितना पैसा लगेगा, कब तक तैयार। महाप्रबंधक श्री कुमार ने कहा कि दिव्यांगों और बीमार व्यक्तियों के लिए भी स्टेशन में पर्याप्त सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। और अब कुछ खबरें जिलों से। बालोद जिले में सड़क हादसे में 20 से अधिक महिलाएं घायल हो गई हैं। मिली जानकारी के मुताबिक डोंडी लोहारा थाना क्षेत्र के खैरीडीही गांव में ये महिलाएं मजदूरी करने जा रही थीं। तभी यह हादसा हुआ। महिलाओं को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बेमेतरा जिले में कोरोना काल के बाद इस बार होली को लेकर उत्साह का माहौल नजर आ रहा है। बाजारों में भी रौनक दिखाई दे रही है। यहाँ 200 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक की पिचकारी उपलब्ध है। रंग बिरंगी टोपियां और मुखौटे भी बाजार में उपलब्ध हैं। जगदलपुर जिले में समाज कल्याण विभाग ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में 7000 से ज्यादा वरिष्ठ जनों का मूल्यांकन और परीक्षण किया गया। शिविर के दौरान बस्तर सांसद दीपक बैज भी मौजूद थे। जांजगीर चांपा जिले में आरएमपी डॉक्टरों के और अवैध पैथोलॉजी लैब के खिलाफ प्रशासन के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में 24 झोलाछाप डॉक्टरों और पैथोलॉजी लैब के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इस मामले में 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज विधानसभा स्थित अपने कार्यालय कक्ष में छत्तीसगढ़ की विशेष संरक्षित जनजातियों पर डॉक्टर सत्यजीत साहू द्वारा लिखित एवं यात्रा शीर्षक से प्रकाशित पुस्तिका का विमोचन किया। मुख्यमंत्री श्री बघेल को डॉक्टर साहू ने बताया कि पुस्तिका में छत्तीसगढ़ में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजातियों के संकेंद्रण, उनकी जीवन शैली, रहन सहन और खान पान का उल्लेख किया गया है। राजनांदगांव में 1 दिवसीय आयुर्वेद सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में प्रदेश के 500 से अधिक आयुर्वेद के विद्यार्थी शामिल हुए। सेमिनार में आयुर्वेद की विभिन्न विधियों के बारे में जानकारी दी गई।
राजनांदगांव में होली मनाने को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान समिति के सदस्यों ने हुड़दंगियों पर कसावट लाने के लिए पुलिस और प्रशासन के सामने अपने सुझाव रखे। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।